सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आज की हमारी फिजिक्स की क्लास में घर्षण चल रही है। आप सभी को पता है पिछली 4 क्लासेस से हम लोग घर्षण लेकर आए हुए हैं। 3 क्लास हमारी मतलब कि बल चल रही है, जिसमें हम सभी ने पिछली 3 क्लासेस में बल फोर्स को जाना था। जिसमें हमारा जो 3rd क्लास आया उसमें हम सभी ने घर्षण बल को स्टार्ट किया था। घर्षण बल के बारे में हमने एक एक करके जाना था। तो उसी में हम लोग की आज जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो घर्षण बल की विशेषताएं से स्टार्ट होगी, जिसमें आज हम सभी जानेंगे घर्षण बल की विशेषताएं, घर्षण बल के लाभ, घर्षण बल से हानि और अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल को हम सभी जानने वाले हैं, और फिर बल के संवेग और बल आघूर्ण के बारे में। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आर्मी के रिटेन से रिलेटेड, अगर देखा जाए फिजिक्स के एंगल से। तो क्लास को एंड तक जरूर देखें, और यदि कोई भी क्लास आपसे मिस हो गई हो तो सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहां से जाकर आप सारी की सारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और जितना हो सके उतने बच्चों को शेयर करें और भी अपने दोस्तों को हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़ने की कोशिश किया करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं घर्षण बल से। ठीक है, घर्षण बल हमने जान लिया था, घर्षण बल के प्रकार भी हमने जान लिए थे। आज हम लोग जानने वाले थे घर्षण बल की विशेषताएं। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, घर्षण बल की विशेषताएं, घर्षण बल की विशेषताएं, ये हो गया। अब देखिए, घर्षण बल की विशेषताएं जो हैं, इसमें हम सभी को पहले घर्षण बल की विशेषताएं जान लेनी है, क्या होता है, कैसे होता है। तो घर्षण बल की विशेषताएं जो थी उसको हम सभी ने कल जो है कंप्लीट कर लिया था। कल हमारा घर्षण बल की विशेषताएं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। घर्षण बल की विशेषताएं हम सभी ने जान लिया था कि लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। तो घर्षण बल को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग और स्नेहक का उपयोग किया जाता है घर्षण बल में, जो कि बाद में सर्पी घर्षण बल को बॉल बेयरिंग और स्नेहक मिलकर सर्पी घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल में बदल देते हैं। और ठोस सतहों पे घर्षण बल का मान ज्यादा, द्रव सतहों पे उससे कम, और द्रव और फिर आपका द्रव एवं गैस सतहों पे सबसे कम होता है घर्षण बल का मान। तो ये हम सभी ने जान लिया था घर्षण बल की विशेषताओं को पूरी तरीके से। आज जो है हम लोग जानेंगे घर्षण बल के लाभ को। ठीक है, आज हम लोग जान लेंगे घर्षण बल से लाभ, घर्षण बल से क्या लाभ है इसको हम लोग जानने वाले हैं। आज शुरू कर रहे हैं। घर्षण बल से लाभ क्या है उसको देख लेंगे, फिर हानि देख लेंगे, फिर अपकेंद्री बल देख लेंगे, और फिर लास्ट में आज हम लोग बल आघूर्ण देखेंगे। और उसके बाद जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा बल वाला टॉपिक, जो कि पिछले 4 दिनों से हमारा चलते आ रहा है। तो चलिए, घर्षण बल से लाभ में देख लेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है उसे नोट करते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये कि यदि सड़कों पर घर्षण ना हो, यदि सड़कों पर घर्षण ना हो, यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगेंगे, तो पहिए फिसलने लगेंगे। ठीक है, यदि सड़कों पे घर्षण नहीं होंगे तो जो पहिए हैं गाड़ियों के वो फिसलने लगेंगे। अब आगे है आपका कि घर्षण बल ना होने से, घर्षण बल ना होने के कारण ही हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सतह पर फिसलते हैं, तथा बरसात में चिकनी सतह पर फिसलते हैं। ठीक है, देखिए केलों में जो है, केलों में और बरसात में जब चिकनी सतह होती है तो वहां पर द्रव अवस्था आ जाती है। और आप सभी को पता है, कल की क्लास में हमने जान लिया था कि द्रव वाले सतहों पर जो है आपका घर्षण बल न के बराबर होता है, बिल्कुल कम होता है। तो उसी वजह से हम लोग जो है फिसलने लगते हैं। अब यहां पे देखिए कि घर्षण बल के कारण ही
घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सतहों पर सीधा खड़ा रह पाते हैं। सीधा घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सतहों पर सीधा खड़ा रह पाते हैं। ठीक है, घर्षण बल की वजह से ही जो है मनुष्य सतहों पर सीधा खड़ा रह पाते हैं। चलिए, तो ये हो गया घर्षण बल से लाभ, आप सभी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सभी जो है घर्षण बल से हानि को समझ लेंगे कि घर्षण बल से हानि क्या होता है। चलिए, तो अब जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए। आप सभी नोट कर लिया होगा, और यदि नोट ना कर पाए हो तो वीडियो को पीछे स्किप करके नोट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से इसे हटा दे रहा हूं। अब घर्षण बल से लाभ हम सभी ने जान लिया। अब जो है हम सब देखिए घर्षण बल से हानि जान लेंगे कि घर्षण बल से हानि क्या है, क्या हानि होती है घर्षण बल की वजह से। घर्षण बल से हानि, ठीक है, घर्षण बल से हानि को हम लोग अब समझ लेंगे कि घर्षण बल से हानि क्या है, कौन कौन से हैं। तो घर्षण बल से जो हानि है, देखिए हानि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी के रिटेन टेस्ट में पूछा नहीं जाता है घर्षण बल से हानियों से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन जान लेना चाहिए। यदि लाभ देख रहे हैं तो हानि भी देख ही लिया जाए। देखिए, मशीनों में ज्यादातर हानि इससे मशीनों में ही होती है। मशीनों में अधिक घर्षण की वजह से, मशीनों में अधिक घर्षण होने की वजह से, अधिक घर्षण होने की वजह से आग लग जाती है, आग लग जाती है तथा मशीनें खराब हो जाती हैं, तथा मशीनें खराब हो जाती हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा जो है घर्षण बल से हानि भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के साथ जो है हमारा घर्षण बल कंप्लीट हो गया, जो फ्रिक्शनल लॉ था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम लोग अब जानने वाले हैं आगे आपका अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स, और फिर उसके बाद जानने वाले हैं हम सब अब अपकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल को हम सभी जानेंगे क्या है, कैसे होते हैं। और उसके बाद एक लास्ट है जो बचा हुआ है आपका फोर्स में, जो इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट में पूछ देती है, जो कि आपका बल आघूर्ण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमसे शुरू करते हैं। अब आपका अभिकेंद्री बल, फिर अपकेंद्री बल देख लेंगे। चलिए, तो हटा रहा हूं इसे यहां से। चलिए, तो अब जो है हम लोग शुरू कर लेंगे आपका अभिकेंद्री बल। नोट करिएगा, अभिकेंद्री बल, और जिसको बोलते क्या है, तो जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्री बल, इसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। चलिए, तो अभिकेंद्री बल क्या होता है, कैसे होता है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में पूछा जाता है उसको हम लोग देख लेंगे। याद रहे, पढ़ेंगे उतना है जितना कि इंडियन आर्मी रिटन में पूछती है, जो पूछा करती है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा में नहीं जानना है, जो आएगा ही नहीं उसको पढ़ के क्या फायदा, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो देखिए, इसमें जो जानने योग्य है आपका, जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें कि पहला नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका कि वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार
पथ में केंद्र की ओर, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल, क्या कहलाता है? तो लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। चलिए, आप सभी ने वृत्ताकार जो पथ होता है, वृत्ताकार जो मार्ग होता है, मानिए ये वृत्ताकार जो मार्ग होता है, इसमें जब केंद्र की ओर यहाँ पर जो बल लगता है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका अभिकेंद्री बल कहलाता है। इसको हम सब क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है, ये हो गया आपका अभिकेंद्री बल। चलिए, अब हम सभी जो है नेक्स्ट जान लेंगे अभिकेंद्री बल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। यहां तक पहले आप लोग नोट कर लो। चलिए, तो ये हो गया। अब जो है इसमें नोट आप लोग करिएगा, अभिकेंद्री बल इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अभिकेंद्री बल F इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv² बाई r। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है mv² बाई में हो गया आपका क्या? तो r हो गया। ये फॉर्मूला होता है आपका अभिकेंद्री बल इक्वल टू, यही फॉर्मूला होता है। याद रहे m इक्वल टू क्या है? तो m इक्वल टू आपका है मास। मास मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। m इक्वल टू मास, द्रव्यमान। ठीक है, r इक्वल टू यहाँ पे आपका त्रिज्या है, r इक्वल टू रेडियस, जिसको क्या बोलते हैं? तो जिसको त्रिज्या बोला जाता है। और v इक्वल टू आपका वेलोसिटी है। ठीक है, चाल है, v इक्वल टू आपका वेलोसिटी है। चलिए, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला है, आता तो नहीं है, इससे आपका न्यूमेरिकल आएगा नहीं, पर नोट कर लो। अगर जानते चल रहे हो तो एक बार कंप्लीट जरूर करना चाहिए, अगर नोट कॉपी तैयार हो रही है तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जान लेंगे अभिकेंद्री बल के परिभाषा को, कि अभिकेंद्री बल का परिभाषा क्या है और अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया क्या होती है। अभिकेंद्री बल के उदाहरण को जान लेंगे और उदाहरण के बाद उसकी प्रतिक्रिया को जान लेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो आप सब। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। यदि नोट ना कर पाए हो तो पीछे वीडियो को स्किप करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसे हटा रहा हूँ। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें जान लेंगे अभिकेंद्री बल के उदाहरण। ठीक है, इसके उदाहरण को हम लोग जान लेंगे कि अभिकेंद्री बल के उदाहरण क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या लिख रहे हैं हम सब। तो अब जानने वाले हैं हम लोग उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल जान लेंगे अभिकेंद्री बल के। तो उदाहरण जो है हमारा, इसमें क्या होगा उसको देख लेते हैं। अभिकेंद्री बल में उदाहरण क्या होता है? तो जो उदाहरण है इसमें आपका, तो पहला उदाहरण है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना। ठीक है, सूर्य एक केंद्र के रूप में उपस्थित होता है सभी ग्रहों के। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ग्रहों का चक्कर लगाना। ठीक है, पहला हो गया आपका। फिर दूसरा देख लीजिए, सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या होगा आपका कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर किस बल की वजह से लगाते हैं? तो वो कौन सा बल है? तो वो बल है आपका अभिकेंद्री बल। चलिए, अब जो है आगे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे दो उदाहरण है, यही दो उदाहरण से क्वेश्चन किया जाता है इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में हर बार। इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। और भी उदाहरण है, 4 से 5 उदाहरण, लेकिन उनसे नहीं क्वेश्चन आते हैं। यही दो से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब आगे अभिकेंद्री बल की देखिए प्रतिक्रिया को जान लेंगे कि प्रतिक्रिया क्या होती है अभिकेंद्री बल में, कैसे होती है।
चलिए तो क्या हो गया आपका कि चलिए यहाँ पे पहले नोट कर लो आप सब। चलिए तो अब आगे देख लेंगे अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया। ठीक है, इसको यहां से हटा रहा हूं। अब जो है हम लोग प्रतिक्रिया को जान लेंगे कि प्रतिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग समझ लेंगे प्रतिक्रिया को। प्रतिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम लोग रिएक्शन समझ लेंगे कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो इसमें रिएक्शन ये है, पहला रिएक्शन समझिएगा कि जब हम लोग अपनी हाथ में मानी कोई रस्सी है। ठीक है, कोई रस्सी है आपकी, रस्सी में आपने एक पत्थर को बांधा हुआ है। ठीक है, पत्थर को बांधा हुआ है और जब आपका हाथ, ठीक है, जब आपका मानो जो हाथ है ये मानो एक तरह से हाथ ले लो, ये जब हाथ आपका इन्हें धर के घुमाता है तो घुमाने के बाद जो आपकी हाथ पर जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या है, तो वो एक अभिकेंद्री बल है। ठीक है, आपके हाथ पर जो प्रतिक्रिया होती है वो एक अभिकेंद्री बल है। जैसे आप सब एक चीज कभी ट्राई कर सकते हो कि आप लोग मानो किसी रस्सी को एक छोटे से पत्थर में बांध लेना और बांध कर जब घुमाओगे तो आपका जब हाथ घूमता है तो बाहर की ओर जो प्रतिक्रिया होती है, उस जो पत्थर की ओर प्रतिक्रिया होती है, तो वो आपका अभिकेंद्री बल होता है। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि पत्थर को रस्सी से बांधकर अपनी हाथों द्वारा घुमाए जाने पर हमारी हाथों द्वारा लगने वाला बल कौन सा बल है, तो आपका अभिकेंद्री बल है। कौन सा, तो सेंट्रीपेटल लॉ, अभिकेंद्री बल है। चलिए हो गया। अब सेकेंड नंबर देख लेंगे। सेकेंड नंबर में आपका क्या हो गया कि जो मौत का कुआं होता है उस पर जो प्रतिक्रिया होती है मोटरसाइकिल के द्वारा, जो मौत के कुएं पर जो मोटरसाइकिल घूमती है तो बीच में जो आपका सेंटर होता है उस समय लगने वाला बल अभिकेंद्री बल है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा लगने वाला बल कौन सा बल है, तो द्वारा लगने वाला बल आपका अभिकेंद्री बल है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स कंप्लीट होता है, इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपकेंद्री बल देख लेंगे। इसको यहां तक पहले आप लोग नोट कर लो। चलिए तो अब इसे यहां से हटा रहा हूं और अब जो है हम लोग देखने वाले हैं आपका अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है, क्या कहलाता है, उसे हम लोग समझ लेंगे पहले। तो चलिए यहां से इसे हटा रहा हूं। तो अब हम लोग जानने वाले हैं आपका अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ठीक है, क्या बोलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इसको बोला जाता है अपकेंद्री बल को। तो अपकेंद्री बल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसमें क्या होता है कि आपका देखो यहाँ पे इसमें जो नोट करने लायक चीज है, देखो इसका परिभाषा तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आता नहीं है इसका परिभाषा जुड़ा हुआ, लेकिन ये आ जाता है कि अपकेंद्री बल को छद्म बल, अपकेंद्री बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल, अभिकेंद्री बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा आपसे नहीं बोला जाता है, लेकिन ये बोला जाता है कि छद्म बल या फिर बोला जाएगा जड़त्वीय बल निम्न में से किसका उपनाम है। तो उसमें आपको दिया जाएगा ये अपकेंद्री बल का ऑप्शन जो है आपको दे दिया जाएगा उसमें। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारा देखिए ये कंप्लीट हो रहा है, अब कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए इसमें जानने योग्य एक चीज है कि आपका क्या इसका उदाहरण क्या है, अपकेंद्री बल में कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। तो अपकेंद्री बल में ये चीज जान लो आपका कि एक चीज आप लोग नोट करोगे वो ये है कि वृत्ताकार पथ, ठीक है, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर, उसमें क्या होता था, केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है अपकेंद्री बल कहलाता है। जैसे लोग हाथ से में पत्थर बांध के यदि रस्सी से पत्थर को बांध के यदि हाथ से घुमाते थे तो जो हाथ हमारा सेंटर होता था वृत्ताकार पथ पे, तो हाथ पे लगने वाला बल था, मतलब कि केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो इसमें जस्ट उल्टा होता है कि वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर, ठीक है, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, ठीक है, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये जो है आपका कहलाता है अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल कहलाता है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अब क्या है कि अपकेंद्री बल का उदाहरण देख लेते हैं, क्या होता है अपकेंद्री बल का उदाहरण। यहां तक पहले आप लोग नोट कर लो। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने नोट कर लिया हो। अब इसे यहां से हटा के बस इसका उदाहरण देख लेंगे और इसके बाद बल आघूर्ण को समझेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है, और फिर हमारा ये बल फोर्स वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा जो है कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क एनर्जी एंड पावर जो है आपका वो शुरू हो जाएगा, मतलब कि कल से, जो कि आपका शुक्रवार है कल। चलिए, तो अब क्या है हमारा, तो इसका उदाहरण देख लेंगे हम लोग। उदाहरण क्या होता है पहले, चलिए उदाहरण जानेंगे। तो उदाहरण में जो फर्स्ट नंबर है वो हो गया आपका, देख लो, क्रेन निकालने वाली मशीन। ठीक है, पहला उदाहरण क्या है, तो पहला उदाहरण है क्रीम निकालने वाली मशीन। दूसरा उदाहरण है आपका, देख लो, ड्राई क्लीनर। क्या उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है आपका ड्राई क्लीनर, कपड़े सुखाने वाली मशीन। फिर है आपका, देख लो, अपकेंद्रित पंप, अपकेंद्रित पंप। और फिर चौथे नंबर पर है आपका चक्रीय झूला, चक्रीय झूला। चलिए, ये चार इसके उदाहरण हैं और यहाँ पर जो है हमारा अपकेंद्री बल भी कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग देखिए बल आघूर्ण को समझेंगे कि बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, बल आघूर्ण है क्या, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है। तो यहां तक पहले आप लोग नोट कर लो। चलिए, तो इसे भी इरेज कर रहा हूं यहां से, और इसी के साथ हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीमेंटल लॉ जो है आपका कंप्लीट हो चुका है।
और लास्ट हम लोग जानेंगे बल आघूर्ण, और इसी के साथ हमारा आज का क्लास भी एंड होगा। और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक जो फोर्स चल रहा था पिछले 4 दिनों से, 4 पार्ट में आया ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए तो इसे यहां से हटा रहा हूं, और अब लास्ट में हम लोग जानेंगे बल आघूर्ण को। ठीक है, कि बल आघूर्ण क्या है। चलिए तो यहां पे नोट कर रहा हूं, और वो क्या है, तो वो है आपका बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण हो गया। और बल आघूर्ण को बोला क्या जाता है, तो बल आघूर्ण को बोला जाता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, बल आघूर्ण को बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर फोर्स की जगह पे मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाएगा पूरा का पूरा, या फिर इसी को बोला जाएगा टॉर्क क्यू। क्या बोला जाता है, या तो पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाएगा, या फिर इसी को बोल दिया जाता है टॉर्क क्यू, TORQUE लिखा हुआ है। चलिए तो अब जो है हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेंगे, थोड़ा सा बस एक लाइन डेफिनेशन इसका होता है वो जान लिया जाए, फिर इसका एसआई मात्रक और इसके फॉर्मूला को देख लेंगे। चलिए नोट करिएगा कि बल द्वारा एक पिंड या फिर यहाँ पे आप लोग वस्तु भी लिख सकते हो, जो भी आपको याद करने में आसानी होगी। एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपका बल आघूर्ण कहते हैं। हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। हाँ, इसमें जो पूछे जाने योग्य है वो आपका है इसका फॉर्मूला और इसका एसआई मात्रक। चलिए तो पहले फॉर्मूला जान लो। फॉर्मूला क्या होता है कि बल आघूर्ण इक्वल टू होता है आपका बल इंटू बल बाहु। ठीक है, क्या होता है, बल इंटू बल बाहु, जिसे बोला क्या जाता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसे लिखा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बल आघूर्ण बन रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हो या फिर इसी को टॉर्क क्यू भी लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू होता है आपका फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब देखिए बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये, इसी के साथ ये हमारा आज का क्लास भी एंड हो जाएगा। तो लिख रहा हूं यहां पे बल आघूर्ण का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्यू, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है वो देख लेंगे आप सब। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, देख लो आप सब, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक जो है वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, तो वो होता है आपका न्यूटन मीटर इन एम। ठीक है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा
आज का क्लास एंड हो रहा है। अब उसके बाद हमारा आज की क्लास एंड होने के साथ साथ ये जो फोर्थ टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा कार्य शक्ति और ऊर्जा, जिसे बुलाया था वर्क पावर एंड एनर्जी। अब देखिए वर्क पावर एंड एनर्जी जानने से पहले मैंने जब भी आपका फोर्थ टॉपिक स्टार्ट किया था, बल टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे एक चीज बोला था कि इंडियन आर्मी के क्वेश्चन में विमाएं पूछ दी जाती हैं, क्योंकि जो आपकी एसआई यूनिट होता है उससे विमाएं बनती हैं, जो एमएलटी के फॉर्म में होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा विमाएं होती हैं एमएलटी के रूप में। तो मैंने बोला था कि मैं आपको वो विमाएं निकालने सिखा दूंगा, क्योंकि उससे 1 से 2 क्वेश्चन वो जब भी पूछा जाता है तो विमाएं वाली सेक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उस पर भी क्लास लेकर आऊंगा। मैं आपको एसआई यूनिट से ही समझा दूंगा, एसआई यूनिट से सिखा दूंगा कि कैसे आपको विमाएं निकाली जाती हैं। तो उसके लिए बस आपको होना क्या चाहिए कि आपको देखो एसआई मात्रक याद होना चाहिए। यदि आपको एसआई मात्रक याद है तो आपको मैं बिल्कुल ही आसानी से ये समझा दूंगा कि कैसे आप 10 से 20 सेकंड के अंदर उसकी विमाएं निकाल सकते हो। बस आपको याद होना चाहिए उसका एसआई मात्रक। तो कल हमारा उसी पे क्लास आएगा। पहले एक बार विमाएं वाला टॉपिक क्लियर अप कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा छूट गया था, वो मैंने क्लियर नहीं किया था। तो उससे पहले क्लियर करने का जरूरी है, क्योंकि देखो वो याद नहीं रहता है और याद करना भी मुश्किल है। तो कल मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ट्रिकली जो हो एक बार बस आपको एसआई मात्रक याद रखने की जरूरत है। कैसे यदि आपको एसआई मात्रक याद होगा तो आप उससे विमाएं निकाल सकते हो, एमएलटी के रूप में उसे परिवर्तित कर सकते हो। तो कल की क्लास हमारी उस पर आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे कि आपकी सैटरडे की क्लास, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, मतलब कि कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो कल की क्लास हम लोग विमाएं जानने वाले हैं, और जो परसों क्लास आएगी शनिवार को, उसमें हमारा स्टार्ट हो जाएगा कार्य शक्ति और ऊर्जा। और वहीं पे जो है हमारा उसके बाद फिर संडे होगा। तो संडे को तो क्लासेस ऑफ रहती हैं, आप सभी को पता है। फिर नेक्स्ट मंडे से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, और जो नेक्स्ट मंडे से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलता हूं आपसे, जिसमें कल हमसे भी स्टार्ट करने वाले हैं विमाएं। कल ही की एक ही क्लास होगी, वो ज्यादा नहीं जाएगी, और मैं आपको विमाएं क्लियर कर दूंगा 25 से 30 मिनट में। कैसे आपको बनाना है बिल्कुल आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।